जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक स्टेटमेंट को अगर आप पॉलिसी स्टेटमेंट कहें ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि मैं समझता हूं पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के हवाले से इसको पॉलिसी स्टेटमेंट कहा जाना चाहिए। जो स्टेटमेंट कुछ यूं है, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि इस स्टेटमेंट को तकरीबन हर मुल्क में अगर दोहराया जाए, इसको इंडिया में भी दोहराया जाना चाहिए कि पाकिस्तान में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर ईरान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या पाकिस्तान में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर इंडिया में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तो एक इतनी जामिद, इतनी ठोस स्टेटमेंट थी कि इसके अंदर किसी को शकूक व शुबात होने नहीं चाहिए थे। मगर बदकिस्मती से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग तालीम कम होने की वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाते। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि हम यहां पर अपनी जाती राय को या तज्जिए को बालाए ताक रखते हुए पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताना शुरू हो, उसके बाद आप, क्योंकि यह चीज मैंने कई जगह पर एक चीज बार बार आ रही थी कि अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब या ईरान के साथ खड़ा होना पड़े तो किसके साथ खड़ा हो। तो एक बार इन दोनों ममालिक को स्टडी करके देखते हैं और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान को अगर कभी खड़ा होना पड़े तो किसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इन दोनों ममालिक के हवाले से तो मैं पहले यह बता दूं कि पहले आप अपने जहन में ये सवालात उठा लेंगे कि ये दोनों ममालिक, क्या हम पाकिस्तानियों को, वो तमाम लोग जिनके दिल धड़कते हैं इन ममालिक के साथ, क्या ये दोनों ममालिक हमें नेशनैलिटी देने को तैयार हैं, हमें जगह देने को तैयार हैं या नहीं है। तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ईरान के जो लैंड बॉर्डर है, यानी ईरान 7 ममालिक से उसकी सरहदें मिलती हैं, वो कौन कौन से हैं ये अब आप समझते जाएंगे। ईरान की जो सरहदें मिलती हैं वो इराक से मिलती हैं, तुर्की से मिलती हैं, आर्मीनिया से मिलती हैं, अजरबैजान से मिलती हैं, तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं, अफगानिस्तान से मिलती हैं और पाकिस्तान से मिलती हैं। तो ये तो ईरान की जो जमीनी सरहद हैं या जमीनी सरहदें हैं वो इन 7 ममालिक से मिलती हैं। अब अगर 100 किलोमीटर के रेडियस की बात कर ली जाए कि 100 किलोमीटर के रेडियस में समंदर के रास्ते से किन ममालिक से सरहदें मिल रही हैं ईरान की, तो वो 6 ममालिक हैं, जिसमें कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात है, ओमान। तो इसीलिए वो इन पर मिसाइल बड़ी आसानी से मार पाता है क्योंकि वो 100 किलोमीटर के रेडियस में आ रहे होते हैं। अब मैंने 7 ममालिक को बताए हैं जिनकी सरहदें जमीनी तौर पर मिलती हैं। इसमें अजरबैजान बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में अजरबैजान को स्टडी किए बगैर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे कि मेनली अजरबैजान इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, और अभी तक वो एक अहम प्लेयर के तौर पे सामने नहीं आ सका। ये बात आपको, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को देखते रहे, आपको समझ में आएगी। अच्छा जी, अब वही स्टेटमेंट आपने ध्यान में दोहराते रहना है कि किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। परसेंटेज ऑफ शिया पॉपुलेशन इन विच कंट्रीज, वो कौन से ममालिक हैं जो जहां पर 10% से ज्यादा शिया पॉपुलेशन मौजूद है। ये दूसरी अहम बात आपको ईरान की स्ट्रैटेजी समझने के लिए कि ईरान किस तरह से दूसरे ममालिक में इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके लिए आपको यह समझना जरूरी होगा कि कौन से ममालिक हैं जहां पर शिया पॉपुलेशन 10% से ज्यादा है। दुनिया में तकरीबन 50 ममालिक हैं इस्लामी ममालिक। उसमें से मैं अभी उन 10 कंट्रीज की जहां पर 10% से ज्यादा शिया पॉपुलेशन है, उन ममालिक की बात कर ली जाए।
क्योंकि जो कोर है, कोर ईरान है। अब वो कोर ईरान यूज कैसे करता है, वो अपनी शिया पॉपुलेशन के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा होता है। ईरान में 95% शिया मुसलमान रहते हैं। इराक में 60-65% शिया मुसलमान रहते हैं। बहरीन में 60-70% शिया हजरात रहते हैं। यमन में 30-40% शिया पॉपुलेशन है। लेबनान में 30-35% शिया पॉपुलेशन है। कुवैत में 20 से 30% शिया पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में 15 से 20% शिया पॉपुलेशन है। सीरिया में 10 से 15% शिया पॉपुलेशन रहती है। सऊदी अरब में 10 से 15% शिया मुसलमान रहते हैं। ठीक है जी, ये पॉपुलेशन परसेंटेज आपको मालूम होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ईरान की कोशिश, एक शिया क्रेसेंट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि बुनियादी तौर पे 4 ममालिक को मिलाकर ईरान ये चाहता है कि पूरी एक आर्क बन जाए जो कनेक्टेड हो एक दूसरे से, जो कुछ यूं है कि ईरान के बाद इराक, इराक के बाद सीरिया, सीरिया के बाद लेबनान। और जब आप इन ईरान के बाद इराक का नाम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इराक के साथ ना सिर्फ जंग की गई है, बल्कि जब इराक के अंदर अमेरिका ने इंटरवेंशन की तो उस वक्त ईरान का रोल क्या था, यह आप मालूम करेंगे जो आपको आने वाले वक्तों में बताया जाएगा। फिर आप मालूम करेंगे कि सीरिया के अंदर भी सिविल वॉर होती है और सिविल वॉर के पीछे भी ये शिया सुन्नी फैक्टर मौजूद होता है। इसी तरह से लेबनान के अंदर अगेन शिया सुन्नी फैक्टर मौजूद होता है और ईरान इनको बड़ी इंपॉर्टेंस से इस्तेमाल करता है। तो ये जो शिया क्रेसेंट का कॉन्सेप्ट है, एक आर्क का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि इराक, ईरान, सीरिया और लेबनान, और जिसके अंदर ईरान कोर है। बुनियादी तौर पर जो ईरान है वो कोर कंट्री है क्योंकि यहां पर 90-95% शिया मुसलमान रहते हैं। और इसी की बुनियाद पे, इसी सेक्टेरियन इशू की बुनियाद पर वो इन ममालिक को कोशिश करता है कि वो अपने अपने मफाद के अंदर इस्तेमाल करे। जबकि एक खास बात मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान में 60-65% शिया मुस्लिम होने के बावजूद भी अजरबैजान के तकरीबन 20 से 30 मिलियन अजरबैजान के लोग जो पहले अजरबैजान में रहते थे, बाद में शिफ्ट होके वो ईरान आ गए, वो तुर्की और इजराइल के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। बात समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो शिया मुसलमान अजरबैजान के 60-65% होने के बावजूद सेकुलर कंट्री उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया। उन्होंने यह बात की कि जो रियासत है वो अलग है और पर्सनल मामलात अलग हैं। वो तमाम ममालिक जो आज की तारीख में अपने आप को इस्लामी ममालिक कहते हैं, जहां पर मजहब सियासत का अहम अंसर है, उन ममालिक के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में, चाहे वो सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे लेबनान हो, ईरान का एक बहुत बहुत अहम रोल पाया जाता है, जो अभी आपको आने वाले कुछ वाकयात से, कुछ चीजों से समझ में आएगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा यमन और गजा उस तरह से कनेक्ट नहीं है जिस तरह से इराक, सीरिया और लेबनान कनेक्टेड हैं, बट यमन और गजा को भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको इसके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट तरीन बात यह कि ईरान के 3 वॉर विंग्स हैं, यानी लड़ाई करने के लिए, फंडिंग करने के लिए ईरान ने 3 विंग्स रखे हुए हैं। एक का नाम हिजबुल्लाह, दूसरे का हमास और तीसरे का हुतीज कहा जा रहा है। अब ये हिजबुल्लाह कौन है? ये लेबनान में जो 30-35% शिया मुसलमान हैं, हिजबुल्लाह वहां पे एक मुस्तहकम ग्रोह बनाया गया है जिसकी फंडिंग, जिसको वेपन्स, जिसकी ट्रेनिंग ईरान कर रहा होता है। और हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन आप कहें या मेजॉरिटी शिया मुस्लिम्स कहें, अल्टीमेटली वो लेबनान को डिस्टर्ब रखने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं।
और जब आप मालूम करेंगे तो लेबनान का 2020 में जो बैरूत का पोर्ट था, 2020 में वो तबाह होता है और 2020 से लेके 2026 तक उस पोर्ट को बनने नहीं दिया जाता, जिसमें हिजबुल्लाह एक अहम किरदार अदा करता है। 35% शिया मुसलमान हिजबुल्लाह के अंदर या लेबनान के अंदर, हिजबुल्लाह जो उनका पूरा एक विंग है, जो बार बार कहा यही जा रहा होता है, जो कि 1980 में बना है, 1980 में बना है, और बात यही की जा रही होती है कि इजराइल को काउंटर करने के लिए बनाया गया। और इजराइल की बात भी हम करेंगे। इजराइल की बात आने वाले वक्तों में मैं छोटा सा यहां पे खुलासा बता दूं कि 1948 में सिर्फ 6 लाख यहूदी थे जो फलस्तीन में रह रहे थे। यहूदी बुनियादी तौर पे यहूदी और मुसलमानों का कोई कन्फ्लिक्ट था ही नहीं। बुनियादी तौर पे यहूदी और मुसलमानों का कोई कन्फ्लिक्ट था ही नहीं। जब आप होलोकॉस्ट को पढ़ेंगे, जब आप जायनिस्ट को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी में ये मेन कन्फ्लिक्ट जो था वो क्रिश्चियनिटी और ज्यूज का कन्फ्लिक्ट था। सिर्फ 6 लाख यहूदी 1948 में या 1948 से पहले इस फलस्तीन या मौजूदा इजराइल में रह रहे थे, और बाकी तमाम के तमाम यूरोप में मौजूद थे। तकरीबन 2-3 मिलियन पोलैंड में थे, तकरीबन 2-3 मिलियन स्पेन में थे, 1-2 मिलियन रशिया और यूक्रेन में थे। वो तमाम के तमाम यहां पर जो एक डिक्लेरेशन बनाकर बाकायदा लॉन्च किया गया था। अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम था यहूदियों का, ये ईसाई और यहूदियों की जंग थी। पाकिस्तान कहना गलत होगा, मुसलमानों के ऊपर मिडिल ईस्ट में जो मुसल्लत किया गया वो यहां पर लाकर बसाए गए। और ये सवाल जब आप अपने जहन में उठाएंगे कि क्या वहां पर यूरोप में खाली जगह मौजूद नहीं थी, तो पता चलेगा कि आज भी 30 मिलियन वो घर मौजूद हैं। यूरोप में 30 मिलियन खाली घर मौजूद हैं। ये आपने कब समझना है? जब आपने स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखनी है तो पता चलेगा कि उन यहूदियों को वहां से उठाकर मिडिल ईस्ट में लॉन्च किया गया था। अभी ये जरूरी नहीं था, हम बात कर रहे थे ईरान के जो 3 वॉर विंग्स हैं। जब लड़ने की बारी आती है तो वो हिजबुल्लाह को, हमास को और हुतीस को इस्तेमाल करता है। और हमास एक सुन्नी मुस्लिम ग्रुप है, जबकि हिजबुल्लाह और जो हुतीज हैं ये शिया मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं, जिनका अल्टीमेट कंट्रोल कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ईरान के हाथ में है। हमास जो है ये गजा स्ट्रिप के पास है, और ये भी साउथ से इजराइल को एंगेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने हिजबुल्लाह का बता दिया कि 1980 से लेकर 2026 होने को आया है, और हिजबुल्लाह इस्तेमाल किया जा रहा है। बट ये आपको मालूम करना पड़ेगा कि क्या वो लेबनान को डिस्टर्ब रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या हकीकत में इजराइल को फतह करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह हमास गजा स्ट्रिप भी कही जाती है कि वो इजराइल को एंगेज करने के लिए साउथ की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। अब आप मालूम करेंगे यमन के अंदर, यमन में अगेन 30 से 40% शिया मुस्लिम्स हैं, यानी बाकी इसका मतलब हुआ सुन्नी मुसलमान हुए। ये वही लेबनान वाली बात हो रही है। और यहां पर हुतीज की प्रेजेंस जो रखी जाती है वो प्रेशर ग्रुप बनाकर वो अल्टीमेटली सऊदी अरब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हुतीज जो है वो शिया मुस्लिम ग्रुप है। अगेन उसकी फंडिंग, उसकी ट्रेनिंग, उसको वेपन्स ईरान दे रहा होता है। यमन अल्टीमेटली जब आप अपने ही इस्लामी ब्रादर मुल्क में एक ऐसी विंग को मुस्तहकम करेंगे जो वहीं पे लड़ेगा, वो वहां जाके नहीं लड़ रहा, मतलब कहने का वो इजराइल में जाके नहीं लड़ रहा, वो यमन में बैठ के लड़ेगा, वो लेबनान में बैठ के लड़ेगा, तो अल्टीमेट नुकसान किसका होगा? चाहे 100 में 35 अगर लेबनान में शिया मुसलमान है तो नुकसान लेबनान का होगा। तो ये जो हिजबुल्लाह है वो कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस रखता है लेबनान में,
सीरिया का उससे पहले आप हाल देख चुके, आज भी सिविल वॉर चलती है। यमन में 30 से 40% शिया मुसलमान मौजूद हैं और हुतीज सऊदी अरब से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डिस्टर्ब कौन होगा? यमन होगा। इन तीनों को फंडिंग कौन करता है? इन तीनों को वेपन कौन प्रोवाइड करता है? चाहे हमास हो, हुतीज हो या हिजबुल्ला हो, इन तीनों को फंडिंग, वेपन्स, ट्रेनिंग ये ईरान प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब ये बात भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी ईरान के पास, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब चैट जीपीटी तो नहीं बता पाएगा, बट आपको ये ब्लॉक समझना होगा कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो रही है, उस वक्त दुनिया में दो ब्लॉक सामने आए। एक का नाम यूएसएसआर था, दूसरे का नाम अमेरिका था। और 1991 तक, जब तक यूएसएसआर नहीं टूटा, तब तक यूएसएसआर जब तक नहीं टूटा तब तक दुनिया बायपोलर थी। यानी जो उसमें पावर पोल्स थे, जो ताकत का मंबा थे, वो दो थे, एक अमेरिका था और एक यूएसएसआर था। जब यूएसएसआर इकोनॉमिकली टूटा, अदरवाइज आज भी रशिया पूरी दुनिया को 14 बार तबाह करने की सलाहियत रखता है, इतना वेपन उसके पास मौजूद है। इसीलिए 1945 से 1991 तक सर्द जंग का दौर कहा जाता है। यह बात कही जाती है कि वो सर्द जंग थी जो उनके दरमियान थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की पोजीशन में नहीं थे। अभी ट्रंप साहब का बयान है, बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान को मुकम्मल तबाह कर रहे हैं, मिटा देने के करीब हैं। यह सवाल आपने अपने ज़हन में बार बार दोहराना है कि ट्रंप का यह बयान मौजूद है या उन्होंने यह बयान दिया है, मुस्तनद है, तहकीक के बाद बताया जा रहा है कि ईरान को, मैं इसीलिए रिपीट, ईरान को मुकम्मल तबाह कर रहे हैं, मिटा देने के करीब हैं। तो क्या ईरान को तबाह करना अमेरिका के मफाद में है? इस चीज को मालूम करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। उसके लिए आपको समझना यह पड़ेगा कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास तेल अगर माइनस कर दिया जाए तो दुनिया को देने के लिए इन लोगों के पास तेल के अलावा है क्या? और तेल एक दिन खत्म होना है। हर चीज का इख्तिताम होता है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो उसने खत्म हो जाना है, उसके बाद क्या होना है? दूसरा, जो अभी अटैक किया गया अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर, तो ये फलस्तीन की जंग तो थी ही नहीं। ये कोई इजराइल को आजाद कराने के लिए तो ईरान ने कोई मिसाइल मारे नहीं थे, बल्कि इनका मोटा सा मौकफ, अमेरिका का, इजराइल का मोटा सा मौकफ यह है कि हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने न्यूक्लियर वेपन हासिल किया, और ईरान भी अगर न्यूक्लियर वेपन हासिल कर रहा है तो फलस्तीन की आजादी के लिए नहीं कर रहा। पहले तो आपने ये बात समझनी है। दूसरी सबसे अहम बात यह समझनी है कि ईरान जिन जिन ममालिक में भी जो परसेंटेज ऑफ शिया पॉपुलेशन है उनको इस्तेमाल करके ही उस मुल्क को डिस्टेबलाइज करता है, सिवाय अजरबैजान के। सिवाय अजरबैजान के पाकिस्तानी सुन्नी बलोचों को, जस्ट टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन पाकिस्तान, किसी शिया आलिम को नेशनैलिटी नहीं देता ईरान, किसी शिया नोहा ख्वां को नेशनैलिटी नहीं देता ईरान, और इसी तरह सऊदी अरब भी किसी नाथ ख्वां को नेशनैलिटी नहीं दे रहा, किसी आलिम को नेशनैलिटी नहीं दे रहा। मगर हां, जब बात उस पाकिस्तानी मुस्लिम सुन्नी बलोच की आती है जिसको एज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट भारत और इंडिया इस्तेमाल करके पाकिस्तान में इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने मफादात के लिए, उस वक्त ईरान जरूर उसको नेशनैलिटी देने में, उसको रख कर मराद देने में, और पाकिस्तान कराची में खसूसन वो बलोच जा बजा फैले हुए हैं जिन्होंने एक जमाने में 35-40 हजार रुपए महाना भी वहां रहकर वसूल किए, और जब वो 7-8 हजार रुपए पे आमदनी आ गई तो वो लोग वापस आ गए। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, बलोचों से मुलाकातें करनी पड़ेंगी, तो वो आपको बता देंगे कि कितने मुस्तहकम वो रह चुके हैं। ईरान में उनको रख रख कर नेशनैलिटियां दी गई जस्ट टू क्रिएट डिस्टर्बेंस
इन पाकिस्तान। तो अगर इस सूरत हाल में अगर ये बयान कोई दे देता है कि किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए थी। खैर, आगे चलते हैं। और दूसरी बात कि क्या अमेरिका ईरान को तबाह कर सकता है, हां कि ना? जिस दिन आपने उसके जौहरी हथियारों का अंदाजा लगा लिया तो आपको पता चलेगा तबाह करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, बट तबाह ना करने की वजूहात में जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा वेपन सऊदी अरब खरीदता है, तो पता चलेगा वो सबसे ज्यादा बड़ा इंपोर्टर यूएस वेपन्स का सऊदी अरब है, जिसकी बुनियाद सिर्फ ये है, सिर्फ बुनियाद ये है कि जी ईरान से थ्रेट है। यानी ईरान वो हरकतें जानबूझ के करता है कि जिसकी वजह से 6 ममालिक को, और अभी भी ईरान के पीछे बैकअप सपोर्ट मौजूद है, मौजूद थी, मौजूद रहेगी, जिसमें चाइना भी ईरान के पीछे खड़ा हुआ है, रशिया भी ईरान के पीछे खड़ा हुआ है, और सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, या दोबारा बायपोलर बनने के लिए, ताकि दुनिया में आने वाले वक्तों में चाइना का नाम तो दोबारा आना ही आना है एज अ सबसे बड़ा मकरूज। चाइना का सबसे बड़ा मकरूज कौन है? अमेरिका है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। इसी तरह से अमेरिका का सबसे बड़ा जो हथियार बाय करने वाली कंट्री है वो कौन है? वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब बाय क्यों करता है? क्योंकि उसको खतरा होता है ईरान से। अगर ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए, अगर ईरान को जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल तबाह कर दिया जाए, तो जितना वेपन ना सिर्फ सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और थोड़ी सी मिकदार में जॉर्डन भी बाय करता है, तो वो लोग तो वेपन बाय करना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनका टोटल थ्रेट इन तमाम सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज का, सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है और जॉर्डन है, इन तमाम का जो बाय करने की वजह है वेपन, वो ईरान है। तो अगर ईरान को मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा, जो ट्रंप फरमा रहे हैं कि मैं इसको मुकम्मल तबाह करने के करीब हूं, तो भाई आप हिरोशिमा नागासाकी पे बम मार चुके। तो अगर ऐसी कोई बात होती और मुकम्मल तबाह करना वो चाह रहे होते, जो कि सरासर गलत है, तो टोटल बाइंग ऑफ वेपन्स रुक जाएंगे सऊदी अरब की जानिब से। सऊदी अरब अपनी बाइंग छोड़ देगा। लार्जेस्ट इंपोर्टर है सऊदी अरब। तो ये चीजें समझनी होंगी कि ईरान किस तरह से अपनी शिया पॉपुलेशन, जो उसके रहमो करम पर, उसकी बातों पर चलकर, जैसे यमन में, जैसे लेबनान में, जैसे सीरिया में बर्बाद कर बैठे, तो ये मेजॉरिटी वहां पे फौज हो या ना हो की बात नहीं है कि जी वहां फौज नहीं थी, वहां वो थिंक टैंक्स मौजूद नहीं थे, वहां वो लोग मौजूद नहीं थे, ना उनके पास ये सोचने समझने की सलाहियत थी कि भाई हमने रहना है। तो वो हकीकत में उसकी जंग है, वो ईरान की जंग है। और वो ईरान की जंग इसलिए है क्योंकि ईरान कोई फलस्तीन को आजाद करवाने नहीं निकल रहा। इस वक्त उसको न्यूक्लियर वेपन का हसूल करना है, और वो न्यूक्लियर वेपन के हसूल के लिए जो कीमत, जो वेपन वो लेता है, उसके बदले में वो चाइना को, रशिया को तेल की फराहमी करता है। यानी अगर इसके पास तेल ना होता तो ईरान की कोई इंपॉर्टेंस ना आबनाए हुरमस की होती, ना ईरान की कोई इंपॉर्टेंस होती, ना चाइना और रशिया ईरान के पीछे आके खड़े होते। अब आपको बात समझ में आ रही है कि पूरा का पूरा जो बुनियादी तौर पे गेम है वो ये है, जितना वेपन ईरान लेता है उसके बदले में वो चाइना को भी तेल देता है, वो रशिया को भी तेल देता है। तेल देने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी जानिब अमेरिका ईरान को कभी तबाह क्यों नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा, इसको जीरो क्यों नहीं करेगा? तो ये आप तमाम लोग आराम से बैठेंगे, पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस इसलिए क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो खत्म हो जाता है तो टोटल जो वेपन्स इंपोर्ट हो रहे हैं सऊदी अरब में, जो वेपन्स इंपोर्ट हो रहे हैं यूएई में, इसीलिए उसने मिसाइल, अब समझ में आ रहा है क्यों रख कर मारे यूएई के ऊपर।
अब समझ में आ रहा है कि जी वो रख कर यूएई के ऊपर मिसाइल बरसा रहा है। किस बुनियाद पर? कि यहां पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। कहां पे बरसा रहा है? कहां पे बरसा रहा है? जबकि वो चाहे तो वो वहां से उड़े और अपना टोटल का टोटल अगर उसने हकीकत में कोई फलस्तीन के हवाले से जंग करनी होती, कोई फलस्तीन को आजाद करवाना होता, वही टोटल वेपन वो वहां इस्तेमाल कर लेता। बट वो कहां पे इस्तेमाल कर रहा है? वो इस्लामी सुन्नी ममालिक पर जो ऑलरेडी इतनी बड़ी डील साइन की हुई है। $182 बिलियन, $7 बिलियन, $8 बिलियन, $9 बिलियन। ये तो वो नॉर्मल सी डील्स हैं जो मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब ने $142 बिलियन ओवर अ डिकेड स्पेंड किए हैं। $142 बिलियन। यूएई नॉर्मल डीलें $7-8 बिलियन की साइन कर रहा होता है। तो ये पूरा का पूरा वेपन जो इंपोर्ट किया जा रहा होता है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम लॉन्च किया जा रहा होता है, यूएई के अंदर भी होगा, कतर में भी होगा, कुवैत में भी होगा, यूएई में भी, सऊदी अरब में भी। उसकी बुनियादी वजह क्या बनेगी? ये मिसाइल, ये थ्रेट। तो ईरान को खत्म करना किसी भी तरह से नामुमकिनात में से है। तो अगर आप लोग इस बात को समझ लें कि भाई ईरान को खत्म अमेरिका खुद भी नहीं करना चाहेगा, ये कहीं से भी उसके अपने मफादात में नहीं है। क्योंकि अगर ईरान खत्म तो टोटल जो वेपन एक्सपोर्ट हो रहे थे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब आपको बात समझ में आ रही है? तो अब अगर पाकिस्तान से खड़े होके किसी मर्द मुजाहिद ने यह बात कह दी कि भाई ये उनकी जंग है और तुम लोगों के पास वो तालीम ही नहीं है कि तुम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ सको, तुम इंटरनेशनल चीजों को समझ सको, तुम अगले के लाहे अमल को समझ सको, तो क्या गलत कह दिया? क्या गलत कह दिया? अब आई होप इसका इंशाल्लाह ये हिस्सा अव्वल था। हिस्सा 2 में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इन चीजों को वेरीफाई करेंगे, इन चीजों को समझेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।